हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 9। इससे पहले हमने 8 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है टॉपिक वाइज। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 30 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है 101 रुपये में। अगर आप चाहते हो कि और डीपली पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर, आपको 151 रुपये में दिया जा रहा है। दोनों लेने के लिए आप 201 रुपये पे करके आप दोनों ले सकते हो। और जिन्होंने पहले से ले रखा हुआ प्रैक्टिस सेट 101 रुपये वाला, तो उन्हें थ्योरी पीडीएफ अगर चाहिए तो उन्हें एक्स्ट्रा 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप दोनों लेते हो तो आप लोग को फ्री में मॉक टेस्ट जो आपको कराया जा रहा है वो आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। आप लोग के लिए कल एक क्वेश्चन के आंसर बताने को कहा था कमेंट बॉक्स में कि कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो बहुत दुख हुआ कि किसी ने आंसर सही नहीं बताया। किसी ने भारत बताया था, किसी ने आपका चीन बताया था, लेकिन किसी का आंसर राइट आंसर नहीं आया। तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका इस बार आपका जॉब क्वालिफाई हो जाए तो आपको सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान आपका अमेरिका का है, जबकि कपास के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे पे आता है और तीसरे पे आपका मिस्र आता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। तो आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। चलिए आज का देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके रेशम से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुख्य रेशम में आपका रेशम दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला आपका स्वनिर्मित रेशम होते हैं और दूसरा आपका उत्पादित रेशम होते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और स्वनिर्मित रेशम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मूंगा रेशम, अरंडी रेशम और आपका टसर रेशम। और उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार के होते हैं, लपेटा और आपका कपटाटा हुआ रेशम। तो आपको जो प्रैक्टिस सेट आप लोगे तो आपको पूरा डिटेल में, जिस तरह आप देख सकते हो कैसे पूरा डिफिनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है, सेम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा। लेने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो मैंने आपको नंबर बताया था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। ऑप्शन है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, या ऑप्शन डी है चेन्नई। याद रखिएगा, भारत में अगर बात की जाए सर्वोच्च सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में, तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा आपके सिल्क उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके देश में, तो भारत चीन के बाद द्वितीय आपका रेशम उत्पादक वाला देश है। सबसे पहले आपका जो रेशम उत्पादन करता है वो आपका चीन है। दूसरे स्थान पे अपना भारत है, जो आपका टोटल देश का 18% उत्पादन करता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरिनो ऊन कहाँ पर सबसे अच्छा पाया जाता है? आज का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रेशम से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं आपके बीपीएससी टीचर में। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके पेपर में। आपको बताना है कि मेरिनो ऊन कहाँ पर सबसे अच्छा पाया जाता है, यूरोप में, जापान में, चीन या भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए मेरिनो ऊन की, तो सबसे ज़्यादा आपको स्पेन में पाया जाता है। मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन एक प्राकृतिक रेशा और पतली फाइबर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेरिनो ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, किस जानवर से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जो मेरिनो ऊन है वो आपके भेड़ से प्राप्त होता है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्पेन होगा। इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो आप, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें आपका ऑप्शन गलत दिया गया हो, तो आपको एक फ्री में नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर वो क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, मेरिनो ऊन सबसे अच्छा आपके स्पेन में पाया जाता है। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में पाए जाते हैं। रेशा, तंतु रेशा, एस ट्विस्ट, या ऑप्शन डी है जेट ट्विस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि कट सोल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कच्चा ऊन। अगला सवाल कह रहा है कि वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है। तो आप सबको पता होगा, अगर आपने होम साइंस पेपर 12 में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा, जो वस्त्रों को चिकना करना आपका कैलेंडरिंग के नाम से जाना जाता है, जो आपका एक यांत्रिक परिसज्जा माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि वेंट रंजन का कौन सा उदाहरण माना जाता है। बहुत इजी सवाल है, आप सबको पता होगा, जो इंडिगो होता है वो आपको वेट रंजन का उदाहरण माना जाता है, जो एक प्रकार का पौधों की पत्तियों से बनाई जाती है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिगो। चलिए काफ़ी ईज़ी सवाल फिर से आपके बार पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है? अखरोट में या चावल में या रीठा या आलू? तो आप सबको पता होगा जो अरारोट होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्टार्च देखने को मिलता है। स्टार्च में क्या-क्या होता है? तो स्टार्च में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आपका स्टार्च बनता है, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रेयॉन उस वस्त्रों के डब्बों को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? रासायनिक, भौतिक, प्राकृतिक या साबुन? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके होम साइंस पेपर 2 में बार-बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी धब्बा अगर कपड़े पे लगा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा आपका रासायनिक क्रिया होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से आप साबुन टिक आउट मत कर दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा केमिकल। परिसज्जा का क्या उद्देश्य होता है? तो परिसज्जा का उद्देश्य आपका आकर्षक बनाना होता है। परिसज्जा से वस्त्र को दोष मिट जाते हैं और उसकी विशेषताओं काफ़ी स्पष्ट हो जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि रंगों का चमकदार या धुंधलापन क्या कहलाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि रंगों का चमकदार और धुंधलापन क्या कहलाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो सब कोई देखता है लेकिन वीडियो को लाइक आप लोग करने में कंजूसी क्यों करते हो? तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्त अपने ग्रुप्स में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। एंजिल ने निम्न का बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा है, आय, व्यय, बचत या मूल्यांकन। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 51 आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि जैसे-जैसे आय वृद्धि होती है, निम्न होने पर व्यय के प्रतिशत क्या हो जाता है? दवा, भोजन, आवास या वस्त्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो पारिवारिक बजट होता है, वो विषय के एक लोकप्रिय नियम एंजलिस ने प्रस्तुत किया था। इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे सवाल पूछा जाता है। और इस नियम के अनुसार जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, उसमें आपका परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए गए जाने वाला बल आपका प्रतिशत घटाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे आप किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग या ऑप्शन डी है प्री कोडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डी कोडिंग। गरीबी रेखा का गणना कैसे की जाती है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। 1 से 2 सवाल आपको ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। याद रखिएगा जो गरीबी रेखा की गणना जो होती है, वो आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से की जाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि वयस्क के सामान्य सिक्लोक्टिक और डायलोस्टिक रक्तदाब कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सबको पता होगा जो अगर बात की जाए डायलोस्टिक और सिलोस्टिक की, इसका जो होता है 120/8 mmHg होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा जो भूरी क्रांति होती है, यह धूसर क्रांति के संबंध आपका उर्वरक उपभोग से माना जाता है। जिसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे जबकि पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भूरी क्रांति और धूसर क्रांति का संबंध आपका उर्वरक उपभोग से माना जाता है। ठीक है? इसका राइट आंसर याद रखिएगा उर्वरक उपभोग। अतिसार, त्वचा शोथ और अवसाद का लक्षण क्या होता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो अतिसार और त्वचा शोथ और अवसाद जो चर्म रोग होते हैं, उसमें आपका विटामिन 5 जिसे आप निक्टोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, उसकी कमी से आपका चर्म रोग या पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखिए बी5 का नाम आप जरूर याद रखिएगा, बी5 का केमिकल नेम आपका निकोटिनिक अम्ल होता है। अगला सवाल कह रहा है कि मिल्क शेक किसका उदाहरण है? तो आप सबको पता होगा जो मिल्क शेक होता है, वो आपका पूर्ण स्वच्छ आहार के रूप में आता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका मिल्क शेक की बात की जाए, तो उसमें आपका चीनी और मेयों से प्रयोग करके बनाया जाता है। अगर आपने शेक के तौर पे आपने लिया भी होगा, तो आपको बेखूबी इसको पता होगा। अगला सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और आपको बताना है कि आईसीडीएस कब स्टार्ट किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा आईसीडीएस भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और किसके लिए इसका यूज़ किया गया था? तो इसका 6 वर्ष तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अनेक सेवाएँ उपलब्ध कराना आपका आईसीडीएस का
मतलब इसका मकसद था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का जेली में क्या कार्य है? तो चीनी में जेली का कार्य सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को निष्क्रिय करने का डाला जाता है। जो आपको चीनी को गरी चाशनी में फलों को पका देने से उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारणों से बेहतर होते हैं, क्योंकि आपको बताना है। और ऐसे सवाल आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो सिलवाए गए कपड़े होते हैं उसमें अपेक्षा में सिले और सिलाए वस्त्र आसानी से उपलब्ध होते हैं मार्केट में, और जो प्रचलित फैशन ट्रेंड के अनुरूप होते हैं, जो काफ़ी किफ़ायती होते हैं और काफ़ी मैचिंग बेहतर विकल्प में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। निम्न में कौन-सा उदाहरण बच्चों में होने वाली सार्वभौम परिवर्तनों से उदाहरण नहीं माना जाता है? मुस्कुराहट का स्टार्टिंग या प्रथम शब्द या पठन या चलना। याद रखिएगा, आपसे नहीं पूछा गया, उदाहरण नहीं पूछा गया। तो आपका जो पठन है, जो बच्चे जन्म लेते हैं या स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, तो उनसे पठन की मतलब उनसे उम्मीद की नहीं जाती है कि वो स्टार्टिंग जन्म लेते हैं वो पढ़ना चालू कर देते हैं। उनका मुस्कुराहट, प्रथम शब्द बोलना और चलना उनसे सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाता है कि वो बच्चे ऐसे काम करेंगे। पढ़ना कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेल्फ सर्विस के तौर पे आप देख सकते हैं आजकल शादियों में सेल्फ सर्विस मतलब आप बोल सकते हो कि खुद से खाना निकाल कर आप खा सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोस को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। चीनी का अपमिश्रित कब किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और चीनी को लेकर हमेशा 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सफ़ेद पत्थर से। यहाँ पर देख सकते हैं चीनी को सफ़ेद पत्थर नामक पदार्थ से अपमिश्रित कर दिया जाता है, जिसकी मिलावट को पता ना चल सके। इसमें आजकल देखते हो चीनी जो रहता है ना प्योर नहीं आता, चीनी में काफ़ी मिलावट होती है जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए कहा जाता है कि चीनी की जितना मात्रा हो सके आपको कम लेना चाहिए आपको डेली लाइफ में। जितना चीनी आप कम खाओगे, जितना मीठा कम खाओगे, आपको हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से क्या पौरा शिक्षा कार्यक्रम में ज़रूरी आवश्यकता नहीं है? तो जो आपकी प्रतिपुष्टि होती है, आपके पौर शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं मानी जाती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा उनके लिए है, आपको बताना है कि औपचारिक इनफॉर्मल शिक्षा किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका इनफॉर्मल शैक्षिक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं कर पा सकते, उनके लिए इनफॉर्मल शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि महिलाओं एवं बच्चों को चहुमुखी विकास किस कार्यक्रम से प्रतिबल है? तो आपको सीटेट 6 to 8 में आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, DWCRA, जिसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। जो आपके ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों और गरीबी रेखा के नीचे बसे महिलाओं जो कर रही है उनको सहयोग के लिए आपको बनाया गया था DWCRA। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, और काफ़ी ईज़ी सवाल है। आप सबको पता होगा जब बच्चे को खराब स्वास्थ्य होता है या फिर साइकोलॉजी उनको कोई टेंशन होती है या अपर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है, तो उनका ऐसा आदत हो जाता है बिस्तर गीला करने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विकास का शोध कार्य में क्या महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था आपको बताना है। चार्ल्स डेविन, एन बेले या जीन पियाजे, ये ऑप्शन डी या बी बाल्डविन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपके जीन पियाजे थे, जो आपके स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे, वो मानव वैज्ञानिक का काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, अपने बच्चों पे भी प्रयोग किया था। इसके चलते बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ पाए कि बच्चों की कब क्या चाहत होती है, बच्चे कब क्या चाहते हैं। इसलिए उनको विकास के शोध कार्य में उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। याद रखिएगा, जीन पियाजे आपके मनोवैज्ञानिक एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो काफ़ी फेमस है, जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 70 कह रहे कपड़ा सिलने की कला को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त कपड़ा किसे माना जाता है? तो सबसे अच्छा अगर आप कोई सिलाई करना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ट्राई करते हो सूती कपड़े पे, जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसमें गलतियाँ भी होगी तो उसे आप सुधार सकते हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी आपको अलग, जैसे कंपेयर कीजिए अलग मटेरियल से, तो काफ़ी सस्ता होता है आपका सूती कपड़ा, तो उसपे आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 71 कह रहा है कि किशोरों द्वारा वस्त्रों के चुनाव एवं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रचलित शैली।
क्वेश्चन 72 कह रहा है कि ग्लूकोमा किससे संबंधित है? काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा अगर आपने क्लास 6 टू 8 में साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो ग्लूकोमा होता है, वो आपका आँखों से संबंधित माना जाता है, जिसमें आप मोतियाबिंदी भी कहते हैं गाँव में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि विश्व खाद्य दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा जस्ट अभी आपका बीता हुआ 16 अक्टूबर को हमने विश्व खाद्य दिवस मनाया था, इसलिए आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपका अक्टूबर का महीना चल रहा है और आपका बहुत जल्द आपका दिसंबर में पेपर होगा तो आपको खाद्य दिवस को लेकर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और आपको सबको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो आपके जनरल पेपर और होम साइंस की बात की जाए, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सवाल आपको जनरल पेपर में पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। याद रखिएगा जो पहली पंचवर्षीय योजना आपको सबसे पहले 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोड़ी स्लेट के समान होता है? ये कथन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कथन है। याद रखिएगा ये कथन आपके जॉन लॉक द्वारा कहा गया था कि नवजात शिशु जो होते हैं, एक कोड़ी स्लेट के समान होते हैं, जिसमें आप जितना ज्ञान भरोगे वो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे ग्रहण कर लेंगे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, वो क्या कहलाता है? याद रखिए जो मोरो एस्ट्रोलॉट एक क्या आपका एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा ही कहा गया था कि जो आपका एक मोरो एस्ट्रोलस है, जो तेज आवाज़ सुनकर बच्चे उसको आपको ऊपर हाथ उठा लेते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है किसने दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए तो उसमें कुछ वासा निकाल दी जाए तो उसके माँ का दूध जैसा हो जाएगा। किसमें दूध में आपको बताना है किसके दूध में। तो बकरी का जो दूध होता है अगर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और उसमें से थोड़ा वासा निकाल दिया जाए, जो आपका फैट होता है अगर उसमें से बकरी में से निकाल दे तो माँ का जो दूध होता है वो बिल्कुल आपका सेम हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। बहुत लोग को इसका आंसर पता भी नहीं होता है। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि वो फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है वो क्या कहलाता है? मतलब वो फैशन आपको बताना है जो आपको टेम्परेरी लेवल पर रहता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है। आपने देखा होगा आजकल जो ट्रेंड चलता है कुछ टाइम के लिए कपड़ा ये साड़ी या कुछ भी है, वो कुछ टाइम के लिए ट्रेंड रहता है और बहुत जल्द उसका फैशन या डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिज़ाइन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, स्टाइल जो आपका टेम्परेरी बेसिस पे होता है, जो आपको सामान्यतः हमेशा चेंज होते रहता है 1-2 साल के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र माना जाता है? पंजाब, कठियावाड़ या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो सबने इसका आंसर गलत बताया था। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आप लोग थोड़ा गूगल भी कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग गूगल करके आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो। ऐसा करने से आपको इसका आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए सिर्फ़ ₹101 में 30 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, या और आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी अगर आप लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको ₹201 पे करना पड़ेगा। अगर आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी लेते हो तो सिर्फ़ आपको ₹151 पे करना पड़ेगा। और आप दोनों लोगे तो दोनों लेने के लिए आपको एक और विशेष ऑफ़र दिया जा रहा है, जो मॉक टेस्ट अभी आपको कराया जा रहा है, वो भी आपको फ्री में दे दिया जाएगा। ये ऑफ़र बाकी कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आएगा और ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं कराऊँगा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सबको मैं फ्री दे पाऊँ, क्योंकि इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊँगा। तो 30-40 मॉक टेस्ट बहुत कम लोग को दूँगा मैं, जो अभी आजकल में होम साइंस का प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज़ लेते हैं। आपको दोनों लेना पड़ेगा, दोनों लेने के बाद आपको मॉक टेस्ट होगा, तो मैं आपको सबको फ्री में दे दूँगा। ठीक है? तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला लाइक और वीडियो को शेयर करने में। इससे मुझे खुशी मिलती है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे और मेहनत करने का मन करता है और ज़्यादा आपको वीडियो बनाऊँगा आपके टॉपिक पर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने पहली बार चैनल पे विज़िट किया है, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।